हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास वन जियोग्राफी। आज अपन जियोग्राफी चालू कर रहे हैं विद डिटेल। अपन यहाँ पे चीजों को समझेंगे। जियोग्राफी को अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? पहले अपन पढ़ते हैं इंडियन जियोग्राफी, फिर अपन पढ़ते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, और अपन पढ़ते हैं एक सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल नंबर 3 आता है हमारा सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में क्या होता है? सामान्य भूगोल में अपन भूगोल के वर्ड को समझते हैं, शब्दावली को समझते हैं, डिक्शनरी को समझते हैं, और कॉन्सेप्ट जो भी इसमें होते हैं, अक्षांश, देशांतर और सारे वर्ड क्या क्या है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इंडिया के अपन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, विविधताओं के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड के अपन पढ़ेंगे। तो अपन चालू कहाँ से कर रहे हैं? सामान्य भूगोल से अपन हमारा सेशन चालू कर रहे हैं। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और बिना वक्त को जाया करे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, और आज का हमारा टॉपिक है पहला टॉपिक लिखिए, सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, ये तो है हमारा चैप्टर का नाम। लेकिन इस नाम पे आने से पहले अपन को बहुत सारी चीजें समझनी है। उसके बाद अपन इस नाम पे आएंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं। आप रात्रि के समय आकाश में क्या देखते हैं? आप रात्रि के समय देख पाते हैं आकाश में एक चंद्रमा है और विभिन्न तारे हैं, ठीक है। दिन के समय आप क्या देख पाते हैं? दिन के समय हमें एकमात्र सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो रात्रि के समय हमें क्या दिखाई देता है? चंद्रमा और तारे जो चमकते रहते हैं और हमें रोशनी प्रदान करते हैं। दिन के समय हमें ओनली एक सूर्य दिखाई देता है। ये हो गई हमारा पहला बात, ठीक है। आइए तो देखो, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट पे लाता हूं, बिना इधर उधर की बात नहीं करेंगे। डायरेक्ट पहला शब्द आता है हमारे जियोग्राफी में खगोलीय पिंड। क्या लिखते हैं? खगोलीय पिंड। आइए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं। चर्चा को यहीं से चालू करेंगे। खगोलीय पिंड, तो देखो मैंने आपसे क्या बोला था? पहली लाइन क्या बोली थी? रात्रि के समय चंद्रमा को देखते हैं, दिन के समय सूर्य को देखते हैं। दिन के समय सूर्य को देखते हैं। आइए तो देखो इसके अपन डेफिनेशन लिखते हैं। चंद्रमा व सूर्य व अन्य प्रकाशमान वस्तुएं जो हमें चमकती हुई दिखती है वह खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब अगली बात आती है, खगोलीय पिंडों का निर्माण कैसे होता है, यह किसके बने होते हैं? तो अगला पॉइंट देखिए, यह गैसों के बने होते हैं। यह गैसों के बने होते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक ओनली अपन ने एक वर्ड समझा है, खगोलीय पिंड। तो जो भी हमें आसमान में चमकता हुआ प्रतीत होता है वह सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। वह सभी क्या है? एक खगोलीय पिंड है। और किससे मिलकर बने हैं? गैसों के बने होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखो क्या, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय हमें आसमान में चमकती हुई दिखती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो हमें रात्रि के समय चमकती हुई दिखती है, क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यह सभी गैसों के बने होते हैं। नंबर 2 लाइन, यह सभी गैसों के बने होते हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखो क्या, अब बात आती है चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो आपको खगोलीय पिंड याद हो गया। खगोलीय पिंड आपके दिमाग में सेट हो गया। खगोलीय पिंड क्या है? जो भी हमें आसमान में चमकता हुआ प्रतीत होगा वह सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। वह सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। अब बात करते हैं आगे। आइए देखो नंबर 2 आता है स्टार या तारा। स्टार या तारा क्या है? देखिए, वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होती है। वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश उपस्थित होता है। वह खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊर्जा व प्रकाश उपस्थित होता है, जिन्हें यह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं।
इन सभी खगोलीय पिंड, यह सभी खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? यह सभी खगोलीय पिंड स्टार या तारा कहलाते हैं। स्टार या तारा कहलाते हैं। तो देखो चर्चा को अपन ने कहां से चालू करा? खगोलीय पिंड से चालू करा। चंद्रमा तथा सूर्य अन्य प्रकाशमान वस्तुएं जो हमें चमकती हुई दिखती है, कहां पे? आसमान में चमकती हुई दिखती है, क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पहली बात क्लियर हो गई, खगोलीय पिंड खगोलीय पिंड को समझना ओनली। और नंबर 2 बात यह है गैसों के बने होते हैं। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़े, नंबर 2 कंसेप्ट अपन लगाया स्टार या तारा। खगोलीय पिंड अपन ने पढ़ लिया, तो वे खगोलीय पिंड, तो जहां पे आप खगोलीय पिंड को समझ चुके हैं, यहाँ पे खगोलीय पिंड ये शब्द लिखा हुआ है, इसको आप समझ चुके हैं। खगोलीय पिंड होते क्या हैं? वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊर्जा या प्रकाश होता है, वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का ऊर्जा व प्रकाश होता है और जिन्हें यह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित, उत्सर्जित मतलब क्या होता है? देना। उत्सर्जित मतलब उत्सर्जन करना, उत्सर्जन मतलब देना, जिसे यह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यह सभी खगोलीय पिंड स्टार या तारा कहलाते हैं। तो आप मेरे से पूछेंगे क्या क्या सर सूर्य एक तारा है? क्योंकि वह इस परिभाषा पे पूरा उतर रहा है, क्योंकि वह एक खगोलीय पिंड है, क्योंकि उसके वह क्या है? हमें चमकता हुआ दिख रहा है। तो आप सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सन की, मतलब सूर्य की। तो पहला सवाल आता है क्या सूर्य एक तारा है? हाँ, सूर्य एक तारा है, क्योंकि वह क्या है? चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है, पहला सवाल। नंबर 2 सवाल, उसके पास स्वयं की ऊर्जा है, स्वयं का प्रकाश है, और जिसे वह क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। तो वह खगोलीय पिंड कौन सा है? तारा कहलाता है। तो सूर्य क्या है? एक खगोलीय पिंड है, और यह क्या है? एक स्टार है, अर्थात यह भी एक तारा है। तो एनसीईआरटी की लाइन है सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है? जल्दी बताइए। यहाँ की दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी है, खगोलीय पिंड और स्टार, खगोलीय पिंड और स्टार। अब बात करते हैं, हमारे एक शब्द आता है क्या? जैसे आप रात में आसमान के छत पे हमारे बैठे रहते होंगे, तो आप आसमान की तरफ देखते होंगे। जब आसमान की तरफ आप देखते हैं तो क्या होते हैं? वहां पे विभिन्न तारे विभिन्न आकृतियों के समूह में बटे रहते हैं। विभिन्न तारे विभिन्न आकृतियों के समूह में, जैसे कोई अलग आकृति बना रहा है, कोई अलग आकृति बना रहा है। इन सभी विभिन्न आकृति के समूह के तारों को, विभिन्न आकृति समूह के तारों को क्या कहा जाता है? एक वर्ड आता है, इस वर्ड को आप याद रखना, नक्षत्र मंडल। क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं क्या? विभिन्न आकृति के तारों का समूह है, क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। विभिन्न आकृति के तारों का समूह है, तो अपन सरल भाषा में कैसे याद रखेंगे? तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। अगली बात क्या आती है? एक शब्द आता है क्या? नक्षत्र मंडल से आप एरो लगा के इधर लिखना, एक उर्सा मेजर या बिग बियर। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, उर्सा मेजर या बिग बियर। डायरेक्ट आपसे पूछता है उर्सा मेजर या बिग बियर किसका उदाहरण है? उर्सा मेजर या बिग बियर किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना चाहिए, उर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। और इसके बाद, और आपने देखा होगा जब अपन छत पे बैठते हैं, तब क्लासों में पढ़ा होगा पिछली, तो अपन ने एक शब्द सुना होगा, सप्तऋषि। सप्तऋषि किन्हें कहा जाता था? 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है। यह क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है। क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। 7 तारों का समूह सप्तऋषि कहलाता है। और सप्तऋषि किसका एग्जाम्पल है? यह आपसे पूछा गया सवाल है। सप्तऋषि एक उर्सा मेजर का एग्जाम्पल है। और उर्सा मेजर किसका एग्जाम्पल है? नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल है। नक्षत्र मंडल क्या है? विभिन्न तारों की आकृतियों का समूह है। विभिन्न तारों की आकृतियों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं? तो आपको आज का हमारा टॉपिक समझ में आया। हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्या? ग्रह के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न ग्रह से आपसे सवाल पूछता है। तो आइए अगला सवाल, हेडिंग डालिए ग्रह। क्या है ग्रह? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लैनेट। क्या बोलते हैं? प्लैनेट। आइए पहले शब्द को समझेंगे, आगे बाकी बातें बाद में। आइए, हाँ, लेकिन सबसे पहले क्या, एक नोट डाल के लिखिए। जो हमारा पुराने प्राचीन समय में लोग है ना, रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किससे करते थे? रात्रि के समय दिशा का निर्धारण, रात्रि के समय दिशा निर्धारण, पहले घड़ी तो होती नहीं थी, तो रात्रि के समय दिशा निर्धारण किसके द्वारा किया जाता था? आप सभी को आयो पता होगा, वह होता था ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता था? उत्तरी तारे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तरी तारा हमेशा कहाँ है?
उत्तर दिशा में स्थित होता है, उत्तर दिशा में स्थित होता है। तो देखो ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी में है वह में आपको पढ़ाया जाएगा, तो क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। रात्रि के समय दिशा निर्धारण प्राचीन समय में ध्रुव तारे के माध्यम से किया जाता था। ध्रुव तारे को क्या कहा जाता है? उत्तरी तारा कहा जाता है। और उत्तरी तारा कहाँ है? उत्तर दिशा में स्थित होता है, जिससे हमें दिशा का ज्ञान हो जाता है। रात्रि के समय प्राचीन समय में जैसे चलते थे तो दिशा तो पता रहती थी, तो टाइम का निर्धारण भी मौसम के अनुसार ही किया जाता था पहले के जमाने में। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए प्लेनेट। प्लेनेट अपन पढ़ा रहे थे, लेकिन बीच का कंसेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए। आइए, प्लेनेट जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रह, क्या बोलते हैं? ग्रह। आइए, बहुत बार ग्रहों के बारे में आपने पढ़ा होगा, लिखिए इस वर्ड का जो प्लेनेट एक शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ओरिजिन शब्द लिखिए इसका, प्लेनेटाई। प्लेनेटाई, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ देखिए परिभ्रमक। अब आप पूछोगे परिभ्रमक क्या होता है? परिभ्रमक लिखिए चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, चारों तरफ चक्कर लगाने वाला। ठीक है, अभी तक अपन ने कुछ नहीं समझा। अभी तक अपन ने एक शब्द समझा, क्या था? प्लेनेट। प्लेनेट अपन ने शब्द सुना था, तो प्लेनेट का अर्थ होता है ग्रह। इसका ओरिजिन वर्ड कौन सा है? प्लेनेटाई। यह एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। क्या होता है? परिभ्रमक। और परिभ्रमक का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, चारों तरफ चक्कर लगाने वाला। तो अपन ने यहाँ से पहली बात क्या सीखी? ग्रह क्या करेंगे? ग्रह क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। ग्रह क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी मत रटना, हर चीज को अपन समझेंगे, हर वर्ड का मतलब अपन समझेंगे। तो ग्रह का मतलब क्या होता है? चक्कर लगाने वाले। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। बिल्कुल, अभी यही समझो आप, फिर आपको डेफिनेशन बताई जाएगी। ठीक है, आइए ये आपको समझ में आ चुका है, जहां तक कि ये चीज समझ में आ चुकी है। कुछ खगोलीय पिंडों के पास, लिखिए इसको, कुछ खगोलीय पिंडों के पास स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती है तथा वह किसी तारे स्टार के माध्यम से प्रकाशमान होते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। उन्हें ग्रह कहा जाता है। यह वो इसकी डेफिनेशन। कुछ खगोलीय पिंडों के पास स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती है। तो अपन ने पहली बात, ग्रहों के पास स्वयं की क्या नहीं होगी? ऊर्जा नहीं होगी, तथा वह किसी तारे, तारों के आपको मैं बता चुका हूं कंसेप्ट। सूर्य भी क्या एक तारा है, तारों की परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं। तारों के माध्यम से प्रकाशमान, क्योंकि तारे क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो इनके माध्यम से यह क्या होंगे? प्रकाशमान होंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। अपन किस पे रहते हैं? अपन किस पे रहते हैं? अर्थ। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पे अपन रहते हैं। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। तो आप क्या कहेंगे? पृथ्वी के पास स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा नहीं है? नहीं है। तो पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा कौन दे रहा है? पृथ्वी को प्रकाश व ऊर्जा हमारा सूर्य दे रहा है। और सूर्य क्या है? एक खुद एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो यही बात, कुछ खगोलीय पिंडों के पास स्वयं का प्रकाश व ऊर्जा नहीं होती है तथा वह किसी तारे के माध्यम से प्रकाशमान होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह। जैसे एग्जाम्पल अपन ने क्या पढ़ा? पृथ्वी, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, यह किसी तारा। तो ये तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य के माध्यम से क्या होती है? प्रकाशमान होती है। समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट? ग्रह का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक लिखिए आप, उपग्रह। उपग्रह, ये तो अपन ने पढ़ा ग्रह। अब अगला टॉपिक है हमारा उपग्रह। अगला टॉपिक है हमारा उपग्रह। देखो, ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? ग्रह किसके चक्कर लगाएंगे? तारों के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि उनसे उनको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी। तारे सूर्य के चक्कर लगाएंगे। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो उपग्रह क्या होंगे? उपग्रह क्या होंगे? जो किसके चक्कर लगाएंगे? ग्रहों के चक्कर लगाएंगे। तो ग्रहों के चक्कर लगाने वाले क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। तो लिखिए
ग्रहों के चक्कर लगाने वाले, ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मून, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। क्या है? एक उपग्रह है। अब आप कहोगे क्या चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, तो यह किस ग्रह के चक्कर लगाता है? चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। ठीक है, तो उपग्रह पढ़ लिया अपन ने, ग्रह पढ़ लिया, और खगोलीय पिंड पढ़ लिया, स्टार पढ़ लिया। अगला टॉपिक लीजिए, शुद्ध ग्रह। आज सारी आप वर्ड समझ लो, कल से अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे। शुद्ध ग्रह, यह भी क्या होते हैं? यह भी एक ग्रहों के भाग ही होते हैं। शुद्ध ग्रह ग्रहों के भाग ही होते हैं, अर्थात ये बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े होते हैं, जो कभी क्या होता है, विभिन्न स्थितियां बदलती रहती है। स्थितियां बदलने के कारण क्या होते हैं? ग्रहों का कुछ भाग टूट जाता है, ग्रहों का कुछ भाग टूट के कठोर होकर पत्थर के आकार में घूमता रहता है। तो यह क्या कहलाते हैं? शुद्ध ग्रह कहलाते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य कण जो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? शुद्ध ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इन पिंडों को शुद्ध ग्रह ही कहा जाता है। और शुद्ध ग्रह होते हैं ना, जो ग्रहों के ही भाग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो आप लिख लीजिए। मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य यह चक्कर लगाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य यह चक्कर लगाते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं हमारे, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। और लास्ट लाइन लिखिए, लास्ट लाइन नोट डाल के आप लिख ले क्या, हमारा सौरमंडल क्या है? हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। तो कल अपन कहानी आकाश गंगा से चालू करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, विद डिटेल, बिल्कुल जीरो लेवल से। इससे बेहतर कुछ नहीं। कल मिलता है आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।